दोस्तों, आरबीआई असिस्टेंट प्री के बाद अब बारी है मेंस के एग्जाम की और लगातार बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी मेंस का बैच जो है वो दिया हुआ है, जहां बच्चे सिस्टमैटिक अपनी स्टडी जो है वो कर रहे हैं। कई सारी क्वेरीज हम देख पा रहे हैं जो मेंस की प्रिपरेशन में आप भी अगर फोकस कर रहे हैं तो आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक जो है शायद आपकी प्रिपरेशन का जो एक आयाम होता है उसको थोड़ा कम कर दें। और इनिशियल लेवल पे हम नहीं समझ पाते, बाद में इसमें मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है। आज हम इस पे डिटेल बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको प्रॉपर जो है वो दिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आरबीआई असिस्टेंट जो है वो मेंस की कहानी क्या है। देखिए, अगर मैं टोटल एप्लीकेंट्स देखूं, लगभग अराउंड मानिए 10 लाख से ऊपर के करीब हमें जो है वो फॉर्म दिखे थे। मेंस कैंडिडेट बहुत, अगर इसमें से अगर आप जो है वो काट छाट करें आफ्टर प्री, तो नियर अराउंड 80,000 के करीब हमें ऐसे बच्चे मिलते हैं जो मेंस को जो है वो टारगेट करेंगे। और फाइनल वैकेंसीज एज पर, चूंकि आपको पता ही है 800,000 करीब वैकेंसी आती हैं, इस बार के नंबर तो उससे भी कम है। यानी 0.6-0.7% का भी कम का रेशियो जो है वो सिलेक्शन का होता है शुरू से लेके अंत तक आने में। यानी कि हर 100 में से 99 लोग जो हैं वो एलिमिनेट होंगे। 80% एस्पायरेंट PYQ सॉल्व करते हैं, पर केवल 10 से 15 उन्हें इफेक्टिवली जो है वो यूज करते हैं। देखिए, आपको ये तो पता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, लेकिन एग्जैक्ट उसको एनालिसिस किस टाइप से करना है ये बहुत लोगों के साथ चैलेंज होता है। जैसे, थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे अगर आप एक ट्रेंड समझें, तो क्वांट एक ऐसा पेपर है जिसके 40-50% क्वेश्चन जो हैं वो PYQ पैटर्न के लगभग रिपीट होते हैं। जब हम रीजनिंग की बात करते हैं तो 60 से 70% ऐसी पजल के पैटर्न होते हैं जो हमें रिपीटेटिव जो है वो फॉर्मेट में मिलते हैं। रीजन मतलब रीडिंग की जो आरसी का टोन रिपीट है, लगभग 65% का रेशियो है। और अगर मैं जीए देखूं, डायरेक्ट रिपीट कम, लेकिन सोर्स जो है वो ओवरलैप होते हैं नियर अराउंड 70% के करीब। मतलब क्या है, PYQ कहीं ना कहीं एग्जाम का ब्लूप्रिंट होता है, लेकिन लोग जो है वो इसी में जो है वो अपनी गलतियां जो है वो कर देते हैं, जो उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं चलता। समझिए मेरी बात को। एक स्टूडेंट बिहेवियर डेटा क्या होता है, 72% ऐसे बच्चे होते हैं जो PYQ सॉल्व करते हैं, प्लस आंसर चेक करते हैं, प्लस डन कर लेते हैं। 18% ऐसे एस्पायरेंट होते हैं जो थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, और 10% ऐसे बच्चे होते हैं जो डीप पैटर्न को एनालिसिस करते हैं, न केवल PYQ सॉल्व करते हैं, उसको प्रॉपर डन करके इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं कि उनसे मिस्टेक जो है वो कहां पे हुई है। टॉपर का बिहेवियर क्या होता है, एक PYQ एनालिसिस को टाइम पे कितना लगाता है, मतलब एनालिसिस टाइम एटलीस्ट 2 से ढाई घंटे, क्वेश्चन अटेम्प्ट लगभग 100, और लर्निंग एक्सट्रैक्टेड, मतलब कि देखिए, जब हम ये कहते हैं कि आप एनालिसिस करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको एनालिसिस उन क्वेश्चंस पे ज्यादा करना है जो आपसे गलत हुए हैं, जो आपने अटेम्प्ट किए होंगे, जो आपसे गलत हुआ है, क्योंकि अटेम्प्ट किया हुआ गलत एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। जब आप लाइव पेपर में, लाइव मॉक में जब कोई चीज आप अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, कभी भी आप ये सोच के नहीं करते कि ये गलत हो जाएगा। तो हमेशा पहली प्रायोरिटी उसको एनालिसिस करने में दीजिए जो आपने अटेम्प्ट किया लेकिन उसके बाद वो गलत हो गया। नॉर्मल स्टूडेंट एक PYQ देता है, +2 मार्क्स का एक जो है वो इंप्रूवमेंट देख पाता है। जहां पे टॉपर जब उसको डीप एनालिसिस करता है और जब अपने कॉन्सेप्चुअल एरर पे फोकस करता है, तो उसे ओवरऑल समझ में आता है कि ये सेम कॉन्सेप्ट का पैटर्न अगर दोबारा आएगा तो मेरी गलती ना के बराबर होगी, सेम पैटर्न का क्वेश्चन दोबारा आएगा, गलती ना के बराबर होगी। तो जब हम इस पैटर्न को रिपीटेटिव फॉर्मेट में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसकी इंप्रूवमेंट 5 से 8 मार्क्स की मिनिमम तो हमें देखने को मिलती ही मिलती है। हर PYQ के बाद लिखो कि टॉपिक की फ्रीक्वेंसी एग्जाम में कितनी ज्यादा आ रही है, ट्रैप टाइप्स आप पे, मतलब कहां पे आपसे गलती हो रही वो आप देखिए, और आप टाइम और एक्यूरेसी को कितना मेंटेन करते हैं ये आपको प्रॉपर जो है वो क्या कहते हैं समझना पड़ेगा PYQ के बाद। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब अगर हम थोड़ा डेटा देखें 2021 से 25, यानी 21 और 23 का जो बेसिक पैटर्न है उसको समझे हम। DI की डिफिकल्टी इंक्रीज हुई है लगभग बाय 30% के करीब। पजल की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुई है नियर 35 से 40% के करीब। जीए स्टैटिक डिक्रीज है नियर 20-25%। करंट अफेयर्स का पैटर्न लगभग 60-70% यहां पे इंप्रूव देखने को मिला है। यानी 2022 में सिंपल DI, 2025 में
कैसलेट प्लस मिसिंग डीआई का कॉम्बो इसने दे दिया। PYQ जहां 70% का एक वेटेज है, लेटेस्ट मॉक में 30%, लास्ट के मतलब 2 इयर्स की अगर आप मेमोरी बेस देखें, मतलब जब मैं ओवरऑल कहता हूं कि आपको मेंस को इन डिटेल शुरू में पैटर्न को कैसे समझना है, सबसे पहले आपको PYQ को मैक्सिमम गो थ्रू करना है, क्योंकि इसके पैटर्न ज्यादा से ज्यादा रिपीट होते हैं। लेटेस्ट मॉक के अपडेटेड कंटेंट की प्रैक्टिस करनी है, एंड लास्ट 2 इयर्स के जितने भी मेमोरी बेस्ड पेपर हैं इनको आपको एक बार एनालिसिस करना बहुत आवश्यक है, ताकि आपको ओवरऑल पैटर्न समझ में आ जाए कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, बाकी सब्जेक्ट में जो है वो क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। एवरेज अटेम्प्ट जहां पे हम देखते हैं बच्चों के, तो वो क्या होते हैं, 72 से 78 होते हैं, जहां पे एक्यूरेसी नियर अराउंड 85%। वहीं पे सिलेक्टेड कैंडिडेट लगभग 95 से 105 तक जाते हैं, और 88 से 92% के करीब इनका जो है वो एक्यूरेसी परसेंटेज यहां पे देखने को मिलता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस जो है वो स्पीड का है। देखिए समझिएगा, जब आपके पास टाइमर नहीं होता तो ओवर कॉन्फिडेंस आपका हाई होता है, ठीक है, और रियल लाइफ मतलब रियल एग्जाम सिमुलेशन को आप बहुत अच्छे से फील नहीं कर पाते। देखिए हमेशा अगर आप टाइम बाउंडेड मैनर से प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम के टेम्परामेंट को समझ पाएंगे, जो आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन को जो है वो सही दिशा यहां पे देता है। ठीक है, फुल लेंथ PYQ आपको स्ट्रिक्ट टाइमर के साथ करना ही करना है। प्रति क्वेश्चन जब आप देखेंगे, एवरेज जो आपको टाइम टारगेट मिलता है, क्वांट का 30 सेकंड, रीजनिंग का 35 सेकंड। इसलिए हमेशा हम कहते हैं कि शायद जो मेंस का पैटर्न होता है, हो सकता है आपके 100% अटेम्प्ट ना हो, लेकिन अगर आपने एक्यूरेट जो है वो 70-80% भी अटेम्प्ट कर लिए एक्यूरेसी के साथ, तो आपके नंबर काफी अच्छे माने जाते हैं। इसलिए मेंस को प्री की तरह 100% स्पीड फोकस मत करो, पहले एक्यूरेसी को फोकस करो, और एक्यूरेसी आपकी मेंटेन हो जाएगी तो वहां पे अपने स्पीड को बैलेंस करना जो है वो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, देखिए आप समझिएगा कुछ चीजें। 45% एस्पायरेंट फेल ड्यू टू सेक्शनल कट ऑफ। इंग्लिश प्लस जीए का जो कॉम्बिनेशन है वो लगभग 60% केसेस में जो है वो आपके लिए बेनिफिट होता भी है, प्लस नहीं भी होता अगर आपने इसको इन डेप्थ फोकस नहीं किया तो। और जीए तो सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। जीए को आप इग्नोर नहीं कर सकते मेंस के अंदर, क्योंकि इसमें मार्क्स बहुत अच्छे खासे आपको मिल जाएंगे। जो भी आप टीचर को फॉलो करते हैं वो टीचर जरूर आपको रेगुलर क्लास देते होंगे, क्लास नोट्स देते होंगे, 3 महीने की करंट अफेयर पढ़ा रहे होंगे, बड़ी बड़ी मैराथन लेके 6 महीने की करंट अफेयर पढ़ा रहे होंगे। उनकी क्लासेस को जरूर किया करें, उनका नोट्स अगर मिलता है उसको जरूर अपने पास रखें, उसको रेगुलर रिवीजन करें, इसका आपको बेनिफिट जीए में काफी मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, क्वांट टॉपर भी फेल हो जाता है अगर जीए वीक है तो। सेक्शनल वेटेज आप सभी को पता ही है, तो आपको करना क्या है, वीकली सेक्शनल स्कोर आप शीट मेंटेन करिए, और वीक सेक्शन पे 50% एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़ेगा। मतलब कि देखिए जब तक आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक नहीं करेंगे, मॉक टेस्ट तो आपकी ट्रैकिंग बता ही रहा है, खुद से भी एक शीट तैयार करें जहां पे आप देखें कि आप ओवरऑल जितने मॉक दिए हैं कितने आपके क्लियर हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, सेक्शनल कहां पे आपकी इंप्रूवमेंट है, कहां इंप्रूवमेंट नहीं है, क्या आप गलती कर रहे हैं। इसको जब आप लगातार देखेंगे ना तो खुद से आपको समझ में आएगा कि क्या ज्यादा इंप्रूव करने की आवश्यकता है और कहां पे क्या आपसे गलती हो रही है। समझिएगा, सॉल्यूशन को रटना एक जो हम लोग मिस्टेक देख पाते हैं वो क्या देख पाते हैं, रीडिंग सॉल्यूशन। आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि भाई अगर मैं कहूं कि रीडिंग हम कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं और फिर टीचिंग हम कर रहे हैं, टॉपर की हैबिट क्या है, हर रॉन्ग क्वेश्चन रिटर्न बैकग्राउंड फिक्स हमें क्या करना है, मिस्टेक टाइप, करेक्ट टाइप और शॉर्टकट टाइप। देखिए अगर आप चीजों को गाइड कर सकते हैं, हालांकि ये चीज आपके लिए हो सकता है मुश्किल होगी कि आप अभी मेंस किसको पढ़ाएंगे, अगर आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो एल्स आपको जो है वो पहली चीज क्या करनी है, जो भी आपका मिस्टेक टाइप है, जैसे मैं आपको हमेशा एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आपने एक जो है वो पेपर दिया, उस पेपर में मान लीजिए समनॉट का कॉन्सेप्ट जो है वो सिलॉक का पूछा गया, और समनॉट के कॉन्सेप्ट को आपने टिक कर दिया, और टिक करने के बाद ये गलत हो गया, मतलब रॉन्ग हो गया। तो अब आपको क्या करना है, आपको समनॉट कॉन्सेप्ट के एटलीस्ट 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन उठाइए, सेम पैटर्न के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर डालिए, जो आपसे मिस्टेक हुई उसको एनालिसिस करिए कि आपसे क्या गलती हुई है और क्या मिस्टेक आपको नहीं दोहराना है। इसको जितनी बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आप स्वयं में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ भाई दोबारा अगर ये पैटर्न आएगा तो मैं इस पैटर्न में तो मिस्टेक नहीं करूंगा चाहे कुछ हो जाए। तो जो आपकी गलती है ना उसको हमेशा इन डेप्थ देखें,
एक बार अगर आप सेम कॉन्सेप्ट से फैमिलियर हो गए कि हाँ भाई ये मिस्टेक अब मुझे नहीं करनी है, तो आप कॉन्फिडेंस हो के जो है वो अगले जो है वो टॉपिक को जो है वो फोकस कर पाएंगे। रिवीजन नहीं करना हमेशा मैं बोलता हूं कि गारंटेड लॉस है, गारंटेड लॉस है भाई, ठीक है। एक दिन आपने नहीं रिवाइज किया, 7 दिन नहीं किया, 30 दिन नहीं किया, जितना पढ़ा सब कुछ आपका बर्बाद हो गया। रिवीजन को ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए, स्पेशली जीए के लिए। और क्वांट और रीजनिंग में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या इंपॉर्टेंट टाइप को आप पढ़ रहे हैं, शेड्यूल बनाइए कि आपको 2-2 3-3 दिन में एक बार इसको रिवीजन करना है, ताकि मैं अपने कॉन्सेप्ट से फैमिलियर हो जाऊं, ठीक है। विदाउट रिवीजन आपका बेनिफिट यहां पे 0 होने वाला है, ध्यान रखिएगा। रिवीजन साइकिल क्या होगी? डे 1 आपने जो है वो सॉल्व कर लिया, डे 7 में आपने रिवाइज कर लिया, और डे 21 में आपने क्या कर लिया? री अटेम्प्ट कर लिया। जब आप इस माइंड सेट के साथ चलेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जो है वो घूमता रहेगा। एक्यूरेसी बूस्ट इसकी लगभग आपकी मिनिमम 10 से 15% की होती है, बाकी 20 से 25% तक की भी एक्यूरेसी बूस्ट हम यहाँ पे एग्जाम के अंदर प्रॉपर जो है वो देख पाते हैं, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब जैसे एवरेज अगर मैं एक सेफ स्कोर देखूं तो मुझे लगभग 95 से 100 के करीब एवरेज एक नंबर दिखता है। और 2026 का अभी जो एक्सपेक्टेड अलग अलग ट्रेंड में कहा जा रहा है कि लगभग भाई 115 से 120 के करीब जा सकता है, ऐसा लोग जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से कह रहे हैं। इसका रीजन ये है कि भाई कंपटीशन इस बार बढ़ा है, कोई इसमें डाउट नहीं है, और रिसोर्सेज बढ़ गए हैं। अभी अभी हर बच्चे के पास एन नंबर ऑफ कंटेंट, चाहे वो यूट्यूब हो, सोर्सेज हो, वेबसाइट हो, सभी के पास कंटेंट है। तो लोग अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो एक सीरियस एस्पायरेंट है, क्योंकि उसको जो चाहिए वो मिल रहा है। एज अ प्लेटफॉर्म हम भी दे रहे हैं, हम एक्स सर्विसमैन को भी दे रहे हैं, जनरल स्टूडेंट्स को भी दे रहे हैं। तो आजकल सभी के पास सब कुछ है ना। तो थोड़ा सा कंपटीशन ये है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका टारगेट स्कोर एटलीस्ट कट ऑफ के मार्क्स से 15 नंबर ऊपर तो होना ही चाहिए। और वो तभी होगा जब आप एक्यूरेट अटेम्प्ट करेंगे विथ, अगर मैं कहूं, डिसेंट अटेम्प्ट्स के साथ आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होगी, आप इस नंबर को जो है वो बराबर गेन कर पाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। ओनली PYQ की प्रैक्टिस करेंगे, आपको 10 मार्क्स की ग्रोथ मिलेगी। PYQ प्लस मॉक कॉम्बो आपने किया, आपको लगभग 20 से 25 की जो है वो ग्रोथ मिल जाएगी। PYQ जहां पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको देता है, मॉक आपका एग्जीक्यूशन जो है वो टेस्ट करता है कि हाँ भाई कितना बेहतर आप स्कोर कर रहे हैं। मैं आपको सीधे सीधे बोलूं, 1 PYQ इक्वल टू 1 मॉक, 1 PYQ इक्वल टू 1 मॉक। इसको थोड़ा सा इन डेप्थ समझिएगा, यहां पे आपसे क्या कहा जा रहा है। अगर आप ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे, बेनिफिट आपको मिलेगा। अब देखिए टॉपर की इनसाइट क्या है, समझिएगा। सिंप्लीफिकेशन और DI का पैटर्न लगभग 40 से 45% होता है। पजल सेक्शन लगभग 20 मार्क्स आपको बेनिफिट देता है। जीए में लास्ट के 4 महीने का कवरेज वैसे 6 महीने होता है, बट अगर मैं 4-5 महीने देखूं, लगभग 60 से 65% आपको जो है वो मिल जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो एक टॉपर फॉलो करता है, बस वो स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करिए। वो क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, अपनी प्रिपरेशन को जो है वो कितना फोकस कर रहा है, कौन से सेक्शन को ज्यादा जोर दे रहा है। अगर आप इतनी स्ट्रेटजी फॉलो कर लेंगे, आपके मार्क्स भी आपको अच्छे खासे इंप्रूव जो है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। रिफ्लेक्शन नहीं करना, जैसे रिफ्लेक्टिव लर्नर मतलब 2x फास्ट इंप्रूवमेंट, नॉन रिफ्लेक्टिव मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं, हर PYQ के बाद अगर आप स्ट्रॉन्ग एरिया, वीक एरिया, टाइम लॉस कहां हुआ, नेक्स्ट टारगेट क्या है, अगर आप इन चारों चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं और इसको नेक्स्ट मॉक में सेम इंट्यूशन पाने के बाद भी अगर आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, आपका बड़ा लॉस होगा। आपको ये पता चल रहा है स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, पहली प्रायोरिटी इसको देनी है। वीक एरिया पे काम करना है, प्लस वीक एरिया की प्रायोरिटी हमें बाद में देनी है, ये आपको समझना पड़ेगा। कहां पे लॉस, टाइम लॉस ज्यादा हो रहा है, ये आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपको आपके एग्जाम में काफी ज्यादा जो है वो नुकसान होगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है सर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्या है इसके बाद, अगर मैं आपसे कहूं, देखिए आइडियल प्लान क्या होना चाहिए, कम से कम आपको PYQ जो है वो 15 यहां पे एटलीस्ट आप देख लीजिए। मॉक टेस्ट मिनिमम जरूर देने हैं। सेक्शनल टेस्ट तो मैंने 30 बोला है, जितना भी सेक्शनल टेस्ट आपके टेस्ट सीरीज में दिया है सभी को एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए। इसके बाद जीए का रिवीजन, आपके जो भी इस समय जीए के टीचर होंगे डेली 1 से 2 घंटे पढ़ाते ही होंगे, है ना। एक डेली करंट अफेयर एक और सेशन लेते होंगे, उनके सेशंस को आप जरूर देखिए, उसमें आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। स्कोर बूस्ट आपका अच्छा खासा 20 से 25 मार्क्स का आपका जरूर होगा।
अटेम्प्ट को फोकस करें कि 100 प्लस करें और एक्यूरेसी 90 के ऊपर तो जरूर मेंटेन हो। हालांकि ये प्रैक्टिस से होगा, बट अगर आप इस जो है वो फॉर्मूले को उपयोग करेंगे, आपको आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में अच्छी खासी हेल्प यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, ओके। PYQ सब सॉल्व करते हैं, सिलेक्शन सिर्फ वो लेते हैं जो एनालिसिस करते हैं, जो रिवीजन करते हैं, जो अप्लाई करते हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि नॉलेज सिलेक्शन का माध्यम नहीं है, एग्जीक्यूशन प्लस स्ट्रेटजी ही सिलेक्शन का माध्यम है। और मेंस इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटजी, इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। अगर आपको सही स्ट्रेटजी, सही एग्जीक्यूशन पता है तो आप जो है वो मेंस में जो है वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आरबीआई में फेल होने का रीजन, मैंने PYQ किए थे पर सही तरीके से नहीं किया। तो अगर तुमने आज से स्ट्रेटजी चेंज कर दी तो अगले 15-20 दिन में आपको रैंक में अच्छा खासा डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं ये बेसिक बातें इन टर्म्स ऑफ डेटा आपको समझ में आई होंगी, कैसे इंप्लीमेंट करना है वो आपको समझ में आया होगा। हालिया बच्चों ने जो भी जिन्होंने भी आरबीआई का मेंस का जो है वो मॉक दिया है, जरा मुझे बताइएगा आपका टोटल स्कोर जो है वो कितना बना है, प्लस आपका सब्जेक्टिव मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में इसमें स्कोर कितना बना है, प्लस ओवरऑल एक्यूरेसी आपकी मॉक में कितनी आ रही है। ये आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। ध्यान रखिएगा, आरबीआई को ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी एग्जाम ट्यून में 2 बैचेस स्पेशली चल रहे हैं। एक हमारा आरबीआई का प्रगति मेंस का बैच ग्रेजुएट बच्चों के लिए चल रहा है, डेडिकेटेड हमने आरबीआई मेंस का बैच जो है वो ये लॉन्च किया है। इसके अलावा हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए डेडिकेटेड हमने आरबीआई असिस्टेंट का वीर एक्स सर्विसमैन बैच लॉन्च किया है, जो डेडिकेट है हमारे ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी के लिए। ध्यान रखिएगा ये आरबीआई के दोनों आपको जो है वो मेंस के बैच मिल जाएंगे। हालिया हमने निर्माण का जो है वो फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, जिसमें सभी क्लर्क फाउंडेशन 2026 के एग्जाम्स के लिए है। और उसके अलावा हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए हमने पलटन जो है वो क्लर्क फाउंडेशन लॉन्च किया है, जिसमें सभी क्लरिकल फाउंडेशन 2026 के सभी बड़े एग्जाम्स के लिए दिए हुए हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आपको हमारे बैंक महापैक के साथ जाना चाहिए। बैंक महापैक क्या है सर? अगले 1 साल तक जितने भी बड़े नोटिफिकेशंस आएंगे, उसके जो भी बैचेस बनेंगे, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा, जिसको आप ग्रेजुएट बच्चे यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक्स सर्विसमैन सुपर पैक है, या मैं कहूँ एक्स सर्विसमैन सुपर नायक है। ये डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए, ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी के लिए मिलता है। इसमें अभी तक के जितने भी एक्स सर्विसमैन बैचेस बन चुके हैं वो मिल जाएंगे, करंट में जो ऑनगोइंग एक्स सर्विसमैन बैचेस चल रहे हैं वो मिल जाएंगे, और आने वाले टाइम पे जो भी एक्स सर्विसमैन बैचेस हैं वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं? ये जो क्लास चल रही है, या तो आप इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए इस क्लास के, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे गया, मैं ऐसे चैनल पे गया, ये चैनल है रीजनिंग बाय अर्पित सर, मान लीजिए मैं ऐसे वीडियो सेक्शन पे गया, कोई वीडियो मान लीजिए मैंने इसी वीडियो पे क्लिक किया, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जाऊंगा, तो मुझे सबसे ऊपर सर यहाँ पे बैंक महापैक की ये लिंक जो है वो प्रॉपर मिल जाएगी। इसको अवेल करते समय कहीं कोड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आप सीधे मेरा नाम ARPIT डाल दीजिएगा, आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट जो है वो इसके अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है सर, ओके। ऐसे इसके ठीक बगल में आप जब देखेंगे यहाँ पे कि बैंक एग्जाम प्रिपरेशन एक्स सर्विसमैन सुपर नायक या सुपर पैक है, इसको भी अवेल करते समय कहीं कोड की आवश्यकता पड़ेगी, आप मेरा नाम ARPIT डाल दीजिएगा। एज अ एक्स सर्विसमैन आपके सुपर जो है वो पैक में मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट जो है वो ARPIT जो है वो कोड यूज करने से आपको मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और कहीं भी कोई डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।